हाँ जी बेटा, गुड इवनिंग। बेटा हमने आज एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करना है, प्रोबेबिलिटी। लास्ट क्लास में बेटा हमने बात की थी प्लेइंग कार्ड्स के बारे में। तो आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे बेसिक टर्म्स के बारे में। प्रोबेबिलिटी के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे कि जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर क्या यूज़ है। तो कौन कौन से ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इस टॉपिक का बेटा इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंश्योरेंस सेक्टर। हाँ जी बेटा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है वो बेटा कब पूरी तरह से प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड है। इंश्योरेंस सेक्टर में बेटा क्या होता है, कोई भी कंपनी जो इंश्योरेंस का काम करती है वो इंश्योरेंस के लिए क्या लेती है, प्रीमियम। चाहे वो लाइफ का इंश्योरेंस हो, चाहे वो गुड्स का इंश्योरेंस हो, उसके लिए बेटा इंश्योरेंस कंपनी आपसे क्या चार्ज करती है, प्रीमियम चार्ज करती है। ठीक है। अब मान लीजिए इंश्योरेंस करवाने वाले बेटा कितने लोग हैं। सपोज कीजिए मैं एक इंश्योरेंस कंपनी से 100 लोगों ने बीमा करवाया। ठीक है जी, 100 लोगों से ने बीमा करवाया है और 100 लोगों से कंपनी ने मान लीजिए, हाँ जी बेटा, 20 लाख रुपए इकट्ठे कर दिए। मैं एज्यूम कर रहा हूँ, जस्ट 20 लाख रुपए कंपनी के पास आ गए। अब कंपनी अनुमान लगा के चलती है, कंपनी प्रोबेबिलिटी के बेस पे एक अनुमान लेके चलती है कि इसमें से कितने लोगों को हमें क्लेम देने पड़ सकते हैं। इंश्योरेंस तो बेटा कितने व्हीकल्स का हुआ है, मान लीजिए कार का इंश्योरेंस है, 100 गाड़ियों का इंश्योरेंस करवाया और 20 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। और मान लीजिए कंपनी ने के अनुमान के अनुसार क्लेम जो करेंगे वो 5% लोग क्लेम करेंगे। तो 100 में से बेटा 5% हो गया, 5 क्लेम सिर्फ 5 ने किया। और मान लीजिए उन 5 लोगों का जो क्लेम पे बेटा कितना, सपोज कीजिए कंपनी के, मान लेते हैं बेटा 5 लाख रुपए क्लेम के देने भी पड़ गए और 20 लाख रुपए कंपनी के पास आए थे, 5 लाख रुपए क्लेम के कंपनी को पे करने पड़ गए, तब भी कंपनी को कितने का प्रॉफिट हो गया, 15 लाख का। तो यहाँ पे बेटा जो ये 5% जो कंपनी ने अनुमान लगाया है कि हमें 5% क्लेम दे, ये कंपनी कैसे कैलकुलेट करती है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोबेबिलिटी। हाँ जी बेटा, इसके लिए कंपनी को किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा क्लिनिकल ट्रायल्स, आज आप देख रहे हैं कि कंट्री के अंदर जो कोविड की वजह से, कोविड पेंडेमिक की वजह से बेटा बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल चल रहे। कोविड वैक्सीन, ये जो कोवैक्सीन है या कोविशील्ड वैक्सीन है, वो कितने लोगों पे उसका ट्रायल किया गया और कितने लोगों पे ये सफल रही, उस बात का, उस बात को लेकर बेटा ट्रायल्स चल रहे हैं। और वो भी उनके जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, उनके रिजल्ट्स पे, उनके रिजल्ट्स के बेस पे, वो भी बेटा किसके ऊपर बेस है, प्रोबेबिलिटी। यानी कि उसके बेस पे गवर्नमेंट इस बात का डिसीजन ले सकती है कि हमारी कंट्री के कितने परसेंट लोगों पर कोविशील्ड का असर ज़्यादा होने की संभावना है और कितने परसेंट लोगों पर कोवैक्सीन का इफेक्ट आने की ज़्यादा संभावना है। तो ये भी बेटा किसके ऊपर बेस है, प्रोबेबिलिटी पे। ऐसे ही बेटा जो टीवी गेम शो है, जैसे केबीसी में, मान लीजिए आप केबीसी में चले गए, आपको किसी क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं आता, तो वहाँ पर हम अपना कंप्लीटली क्या यूज़ करते हैं, गैस वर्क यूज़ करते हैं। मान लीजिए आपकी लाइफ लाइन भी सभी खत्म हो चुकी है, तो उस केस में आप गैस वर्क यूज़ करेंगे, वो वहाँ पर आंसर रिप्लाई करने के। तो ये भी बेटा क्या है, प्रोबेबिलिटी। वहाँ पर आपने प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल किया। जो बेटा हमारे स्पोर्ट्स हैं, जैसे क्रिकेट के मैचेस में बेटा कौन सी टीम जीतेगी, इंडिया जीतेगा या पाकिस्तान जीतेगा या ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। क्रिकेट के मैचेस में बेटा करोड़ों रुपए का सट्टा चलता है। जो ये सट्टा जो है ये किसके ऊपर बेस्ड है, प्रोबेबिलिटी पे। ये सारी जो कैलकुलेशंस हैं ये प्रोबेबिलिटी पे बेटा चलती हैं। ऐसे ही इंडस्ट्रीज में, कोई भी बेटा इंडस्ट्री है, किसी भी तरह की कोई भी इंडस्ट्री हो, वो पहले अपना पास्ट रिकॉर्ड देखती है, पिछले साल हमने कितना प्रोडक्शन किया था, पिछले साल हमारी सेल कितनी हुई थी। उसके बेस पे वो फ्यूचर के लिए एस्टिमेट लगाती है कि फ्यूचर में हमें कितना प्रोडक्शन करना चाहिए, फ्यूचर में हमारी कितनी सेल होने की संभावना है। तो ये बेटा सारी चीज़ें किसकी हेल्प से कैलकुलेट की जाती हैं, प्रोबेबिलिटी की हेल्प से। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट कितना होगा, एक्सपेक्टेड सेल्स कितनी होगी, ये सारा बेटा प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड होता है। ऐसे ही बेटा वेदर फोरकास्टिंग है। वेदर फोरकास्टिंग, जो बेटा मौसम विभाग है, मौसम विभाग प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ करता है। मौसम विभाग
प्रोबेबिलिटी की हेल्प से इस बात का पता लगा लेता है कि फ्यूचर में कौन कौन सी मिस हैपनिंग होने वाली है, कौन सी इंडिया की कौन सी स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट में सुनामी आने वाली है, कहाँ पर भूकंप आने वाला है। इससे बेनिफिट क्या होता है, इस बात का पहले से अगर बेटा पता लग जाए तो गवर्नमेंट जान माल की जो होने वाली क्षति है या जो नुकसान है उसको बेटा बचा सकती है। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी का हमारी रियल लाइफ के अंदर बेटा बहुत ज़्यादा यूज़ है। तो अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि प्रोबेबिलिटी को हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने ये तो कर लिया कि प्रोबेबिलिटी प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत जगह पर इम्प्लीमेंट होता है। अब आता है प्रोबेबिलिटी की कैलकुलेशंस कैसे करते हैं, तो उस पर बेटा बात करते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात करेंगे हाँ जी बेटा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्रोबेबिलिटी का मीनिंग। हाँ जी बेटा, प्रोबेबिलिटी क्या होता है, सुनिए बेटा ध्यान से। प्रोबेबिलिटी का मतलब है मेजरमेंट ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट इन न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ जी बेटा, क्या कह रहा है ये, किसी भी घटना के, किसी भी घटना, इवेंट का मतलब बेटा क्या होता है, घटना। कौन सी घटना, अनिश्चित। हाँ जी बेटा, अनसर्टेन का मतलब क्या होता है, अनिश्चित घटना। किसी भी अनसर्टेन इवेंट की हैपनिंग या नॉन हैपनिंग को न्यूमेरिकल वैल्यू में मेजर करना, उसे बेटा हम क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं इसको बेटा एक एग्जांपल से लेता हूँ। हाँ जी बेटा, दो तरह के बेटा इवेंट होते हैं, देखिए। एक होता है सर्टेन, एक बेटा होता है सर्टेन इवेंट, एक होता है अनसर्टेन। हाँ जी बेटा, सर्टेन इवेंट का मतलब क्या होता है, जो निश्चित हो, जिस घटना का घटित होना निश्चित हो उसे हम सर्टेन इवेंट बोल देते हैं। और जिस घटना का घटित होना बेटा अनसर्टेन हो उसे क्या बोल देते हैं, अनिश्चित। ठीक है जी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बेटा लिखा द सन विल राइज। ये बेटा कैसा इवेंट है, सर्टेन इवेंट है। हाँ जी बेटा, सूर्य उदय होगा, ये एक सर्टेन इवेंट है जिसकी हैपनिंग को कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो सन विल राइज इज ए सर्टेन इवेंट। या आपने बोला, हाँ जी बेटा, जैसे बेटा मैंने ये कहा द अर्थ इज राउंड। ठीक है, तो ये भी बेटा कैसा इवेंट है, सर्टेन। या मैंने ये कहा आई विल पास इन दिस एग्जाम। तो ये बेटा जितने भी मैंने सेंटेंसेस लिखे हैं ये सारे किस सेंस को कन्वे कर रहे हैं, सर्टेनिटी की सेंस को कन्वे कर रहे हैं। और अनसर्टेन इवेंट बेटा क्या होता है, अनसर्टेन का मतलब जहाँ पर कुछ डाउट हो, जहाँ पर बेटा किसी तरह का कोई डाउट हो। ठीक है, जहाँ पे कोई डाउट नहीं है वो सर्टेन है, जहाँ पर डाउट आ गया उसे हम क्या बोल देते हैं, अनसर्टेन। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा इट मे रेन टूडे। इट मे रेन टूडे बेटा ये जो इवेंट है इसके अंदर किस चीज़ की सेंस आ रही है, अनसर्टेनिटी। ठीक है जी, आज बरसात हो सकती है। इसी तरीके से मैंने बेटा एक इवेंट और लिखा, पॉसिबिलिटी ऑफ माई पासिंग इन द बीकॉम एग्जाम आर वेरी लेस। मेरे बीकॉम एग्जाम में पास होने की संभावनाएं बहुत कम है। तो यहाँ पर भी बेटा क्या है, अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है, जहाँ पर कुछ पॉसिबिलिटी हैपनिंग की हो और कुछ पॉसिबिलिटी नॉट हैपनिंग की हो। ठीक है, जैसे मैंने ये कहा कि मेरे एग्ज़ाम में पास होने के चांसेस बहुत कम हैं, अगर मैं इसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दूँ। हाँ जी बेटा, मैंने इसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी। मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू दे दी कि मेरे एग्ज़ाम में पास होने के चांस सिर्फ 20% है। तो इसका मतलब ये हो गया कि फेल होने के बेटा कितने चांस हैं, 80%।
ऑटोमेटिकली जब आप ये कह रहे हैं कि मेरे पास होने के 20% चांस है, तो फेल होने के कितने होंगे? 80। तो ये जो 20% आपने लिखा पास होने के चांसेस, ये तो है हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी, हैपनिंग। और ये है नॉट हैपनिंग, पास ना होने की। इसको बेटा अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से, तो नॉट हैपनिंग को डिनोट करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट। तो हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी 20% है, नहीं 20% को ऐसे भी लिख सकते हैं 20/100, 1/5। और नॉट हैपनिंग बेटा फेल होने की प्रोबेबिलिटी 80/100, यानी कि 4/5। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है और हैपनिंग को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है। और दोनों की जो प्रोबेबिलिटी है, हाँ जी बेटा, हैपनिंग और नॉट हैपनिंग का टोटल ऑलवेज 100% होगा। अगर हमने उसको परसेंटेज फॉर्म में मेज़र किया तो दोनों का जो टोटल होगा ऑलवेज 100। और यदि मैंने उनको परसेंटेज में मेज़र नहीं किया, किस में मेज़र किया? प्रपोर्शन में। प्रपोर्शन में 1 होगा बेटा। जैसे आप करके देखिए 1/5 और 4/5 का सम बेटा कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। और परसेंटेज में अगर आप टोटल करोगे तो 20 और 80 का सम 100% आएगा। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बेटा ध्यान रखना, प्रोबेबिलिटी क्या होती है? किसी भी इवेंट की, अनसर्टेन इवेंट जो कि डाउटफुल हो, जिसकी हैपनिंग डाउटफुल हो, उसको मेजर किया जाता है इन न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है जी, इसमें दोनों चीज़ें मेजर करने के लिए कह सकता है, हैपनिंग की भी और नॉट हैपनिंग। ये बेटा हैपनिंग की प्रोबेबिलिटी है और ये नॉट हैपनिंग की। अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि ये जो हैपनिंग और नॉट हैपनिंग की जो प्रोबेबिलिटी है, जिसकी हम मेजरमेंट की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअल में कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो इसके ऊपर बेटा हमने बात करनी है। तो मेजरमेंट कैसे करते हैं उससे पहले इस चैप्टर की बेटा कुछ एक बेसिक टर्म्स हैं, उसे हमें सीखना होगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा बेटा मैंने जो सर्टेन इवेंट लिखा, सर्टेन इवेंट वो होता है जिसकी पॉसिबिलिटी 100%, 100% है। आई विल पास दिस ईयर, 100%। ठीक है जी, चलिए आगे बेटा बात करते हैं सम बेसिक टर्म्स के बारे में। सबसे पहली टर्म है बेटा हमारी एक्सपेरिमेंट। इस चैप्टर के अंदर बार बार आपको ये टर्म पढ़ने को मिलेगी। जब भी आप कोई सम पढ़ेंगे, स्टेटमेंट पढ़ेंगे, तो एन एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म 2 टाइम्स ऐसे लिखा होगा। तो एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंट का मतलब बेटा होता है एन एक्ट, कोई भी ऐसा एक्ट दैट प्रोड्यूसेस सम वेल डिफाइंड आउटकम, जिसका कोई ना कोई परिणाम सामने। आउटकम का मतलब बेटा होता है रिजल्ट, आउटकम को हम बोलते हैं परिणाम। कोई भी ऐसा एक्ट या कोई भी ऐसा एक्शन जो किसी ना किसी रिजल्ट को प्रोड्यूस करे, ठीक है, उससे बेटा हम एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। और रिजल्ट भी कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। रिजल्ट बेटा वेल डिफाइंड होने चाहिए, विदाउट एनी डाउट, जिसको हम डिफाइन कर सकें। अब ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट बेटा दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सर्टेन एक्सपेरिमेंट। सर्टेन, सर्टेन का मतलब जिसमें कोई डाउट नहीं है। एक होते हैं अनसर्टेन। हाँ जी बेटा, सर्टेन एक्सपेरिमेंट कौन से होते हैं? सर्टेन एक्सपेरिमेंट उनके होते हैं जिनके रिजल्ट, हाँ जी बेटा, जिनके रिजल्ट्स में सर्टेनिटी हो, जिनके रिजल्ट्स के अंदर क्या हो? सर्टेनिटी हो। और अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट बेटा वो होते हैं जिनके रिजल्ट्स में अनसर्टेनिटी हो, रिजल्ट्स में बी डिफरेंट, इनके अंदर रिजल्ट क्या रहेंगे? सेम। जैसे बेटा आप साइंस के अंदर एक्सपेरिमेंट करते हैं, आपने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाया, H2 + O2 H2O, यही होता है ना बेटा? मुझे पता नहीं है, बस ऐसे याद रख लेना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिला के वाटर बनता है। इक्वेशन बेटा चेक कर लेना सही है या नहीं। ठीक है, अब ये एक्सपेरिमेंट बेटा मैंने एक बार किया तो भी वाटर बनेगा। यदि इसी एक्सपेरिमेंट को मैं 100 टाइम्स करता हूँ तो 100 के 100 बार बेटा वाटर ही बनेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि रूह अफ़ज़ा बन जाएगा या कोई और लिक्विड तैयार हो जाएगा। हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हम मिलाएंगे, वाटर ही बनेगा, क्योंकि यहाँ पे बेटा क्या है? सर्टेनिटी है। ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? सर्टेन।
तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए जिनके परिणाम में सर्टेनिटी हो, प्रोबेबिलिटी का यूज़ नहीं किया जाता, क्योंकि प्रोबेबिलिटी वहाँ पे यूज़ की जाती है जहाँ कुछ अनसर्टेनिटी हो। जहाँ बेटा सर्टेन है रिजल्ट्स, क्या वहाँ प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रोबेबिलिटी वहाँ यूज़ की जाती है जहाँ पर अनसर्टेनिटी हो। ठीक है जी। अब ये अनसर्टेनिटी कैसे एक्सपेरिमेंट में होती है? जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए क्वाइन। आपने एक क्वाइन को टॉस किया। क्वाइन को टॉस करने में बेटा हेड भी आ सकता है रिजल्ट और टेल भी आ सकता है रिजल्ट। आप श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा। तो यहाँ पर बेटा ये जो एक्सपेरिमेंट है, इसका परिणाम, इसका रिजल्ट अनसर्टेन है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का यूज़ होगा। ऐसे ही बेटा रोलिंग ए डाई, आपने एक डाई को फेंका। ठीक है जी। डाई क्या होता है? क्यूब हैविंग 6 फेसेस, जो लूडो में आप यूज़ करते हैं। ठीक है, आपने डाई को फेंका। डाई को फेंकने में बेटा 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3, 4, 5, 6। तो यहाँ पे भी रिजल्ट क्या है? अनसर्टेन है। आप श्योरिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते कि हाँ जी मेरा 6 ही आएगा पक्का, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेटा प्रोबेबिलिटी का यूज़ होगा। या ड्राइंग ए कार्ड, ड्राइंग ए कार्ड फ्रॉम डेक ऑफ कार्ड्स। आपने 52 पत्तों में से एक पत्ता निकालना है। 52 पत्तों में से बेटा एक पत्ता जो निकालोगे वो डायमंड का भी आ सकता है, हार्ट का भी आ सकता है, स्पेड का भी आ सकता है, क्लब का भी आ सकता है। आप सर्टेनिटी के साथ कुछ नहीं कह सकते कि हाँ जी मेरा तो हार्ट ही आएगा। तो यहाँ पर भी अनसर्टेनिटी है, तो यहाँ पर भी बेटा प्रोबेबिलिटी का यूज़ होगा। कहने का मतलब मेरा बेटा ये है, जहाँ पर भी अनसर्टेनिटी होगी वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है जी। तो प्रोबेबिलिटी का संबंध कौन से एक्सपेरिमेंट के साथ हुआ बताओ? सर्टेन या अनसर्टेन? बेटा चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट से, सर्टेन एक्सपेरिमेंट में यूज़ होगा या अनसर्टेन में? वेरी गुड, अनसर्टेन एक्सपेरिमेंट। चलिए अब बेटा हम आगे मूव करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट टर्म हमारी है, हाँ जी बेटा, रैंडम एक्सपेरिमेंट। अब बेटा हम बात करने वाले हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में। रैंडम एक्सपेरिमेंट बेटा क्या होता है? एन एक्सपेरिमेंट whose all outcomes are previously known in advance। ऐसा कोई भी एक्सपेरिमेंट जिसके जितने भी संभव परिणाम हैं, पॉसिबल रिजल्ट्स हैं, वो हमें पहले से ही मालूम हो एडवांस में। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल, हाँ जी बेटा, टॉसिंग ए क्वाइन। आपने एक क्वाइन को टॉस किया तो आपको उसके परिणाम बेटा पहले से मालूम है कि हेड या आएगा या टेल आएगा। ठीक है, आपको पता है ना, हेड और टेल में से कोई एक आएगा। तो हमें पता है कितने परिणाम है, 2 परिणाम है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ऐसे ही बेटा रोलिंग ए डाई, आपने एक डाइस को फेंका। आपने एक डाई को फेंका तो डाई को फेंकने में बेटा 1 भी आ सकता है, 2, 3, 4, 5, 6। हमें पहले से ही एडवांस में पता है कि भाई ये परिणाम है, ये 6 परिणाम है, इन 6 में से बेटा कोई एक आएगा। ठीक है, तो ये भी कैसा एक्सपेरिमेंट है? रैंडम एक्सपेरिमेंट है। ऐसे ही बेटा ड्राइंग ए कार्ड, ड्राइंग ए कार्ड विदड्रॉ। आपने कार्ड विदड्रॉ किया, एक कार्ड ड्रॉ किया पैक ऑफ 52 कार्ड में। आपको पता है कि जो मेरा रिजल्ट आएगा वो इन 52 में से कोई एक पत्ता होगा। 52 पत्तों में से बेटा जब आप एक पत्ता निकालते हो तो आपको इस बात का पता है कि मेरे हाथ में जो पत्ता आएगा वो इन 52 में से कोई एक होगा। ठीक है जी। तो ये कैसा एक्सपेरिमेंट है? रैंडम। रैंडम एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है जिसके सभी के सभी परिणाम, पॉसिबल रिजल्ट्स, उनकी लिस्ट, उनकी बेटा जो सूची है वो पहले से ही आपको मालूम हो, भाई इसमें से कोई आ सकता है। ठीक है जी। चलिए, तो प्रोबेबिलिटी कौन से एक्सपेरिमेंट के लिए? प्रोबेबिलिटी में हम कौन से एक्सपेरिमेंट का बेटा यूज़ करते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है जी। चलिए आगे बात करते हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट के बाद नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए। हाँ जी बेटा, अब बात करते हैं बेटा सैंपल स्पेस के बारे में। सैंपल स्पेस बेटा क्या होता है?
सैंपल स्पेस बोलते हैं लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के, रैंडम एक्सपेरिमेंट कह लीजिए, किसी भी रैंडम एक्सपेरिमेंट के जितने संभव परिणाम हैं उन सब की लिस्ट बनाना। यहाँ पे बेटा मैं रैंडम वर्ड और लगा रहा हूँ, ठीक है जी। तो सैंपल स्पेस को हम बेटा किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सैंपल स्पेस को हम जनरली एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट ले रहा हूँ, हाँ जी बेटा, सपोज कीजिए मैंने एक एक्सपेरिमेंट लिया, एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग ए कॉइन। हाँ जी बेटा, मैंने एक कॉइन को टॉस किया, तो उस कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं। जैसे बेटा मैंने लिया है सिंगल कॉइन, एक सिंगल कॉइन को टॉस करेंगे तो उसका सैंपल स्पेस बेटा ये बनेगा, हेड टेल। ब्रैकेट बेटा यही यूज करनी है आपको, करली ब्रैकेट। इसको आपने ऐसे नहीं लिखना। हाँ जी बेटा, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं एच टी, ये बेटा गलत है। अगर आपने ऐसे लिख दिया एच टी, बेटा ये भी रॉन्ग है, ठीक है। हाँ ये बेटा, जिसको ये करली ब्रैकेट नहीं बनानी आती उसने ऐसे बना दी, ये बेटा चल जाएगा, ये सही है, ठीक है जी। तो ये ध्यान रखना, करली ब्रैकेट में शो करना है। और इसके बेटा जितने भी पॉसिबल रिजल्ट हैं, आउटकम्स कह लो या रिजल्ट एक ही बात है, तो कितने पॉसिबल रिजल्ट हैं? 2। उसको बेटा ऐसे लिख सकते हो, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 2 NS। NS का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सैंपल स्पेस 2। या बेटा इसको हम उससे भी रिप्रेजेंट कर देते हैं कई बार N से, ओनली N, ठीक है, ओनली N से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। चलिए, यहाँ तो बेटा मैंने कितने कॉइन लिए थे? एक सिंगल कॉइन। अब मैं बात करता हूँ 2 कॉइन्स की। अगर बेटा हम 2 कॉइन को टॉस करते हैं, 2 कॉइन को टॉस करने पे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? 2 कॉइन को बेटा टॉस करेंगे तो बेटा रिजल्ट हो सकते हैं एच एच, पहले पे भी एच आ जाए, हेड आ जाए, दूसरे पे हेड आ जाए, हेड टेल, टेल हेड, और बेटा टेल टेल। इस तरीके से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट्स आए? सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट हैं? इनको बेटा एलिमेंट्स बोलते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 4। या इसको ओनली बेटा n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। इसको बेटा बनाने का एक तरीका भी बता देता हूँ मैं। अब 2 से 3 का भी बना सकते हो आप। जैसे मान लीजिए, हाँ जी बेटा देखिए, देखिए जब सिंगल कॉइन हो, सिंगल कॉइन के केस में बेटा 2 ही केस बनेंगे, हेड एंड टेल। अगर सिंगल कॉइन का आपने सैंपल स्पेस बनाना है, अगर आपको 2 कॉइन्स दे दे, 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाना हो, तो आप बेटा क्या करेंगे? हाँ जी, 2 कॉइन्स का सैंपल स्पेस बनाने के लिए बेटा ये मेथड है। यहाँ पर आप क्या कीजिए, एच टी, और यहाँ पर भी बेटा एच टी लिख। तो अब यहाँ पे देखो कितने बन जाएंगे, ये बेटा बनेंगे एच एच, एक बेटा एच टी, टी के साथ बेटा एक बार एच लगा दीजिए, टी एच और टी टी। अगर बेटा आपको फिर 2 से 3 का बनाना है, इसके साथ फिर एच टी लगा दीजिए, यहाँ एच, यहाँ इसके साथ भी बेटा एच, इसके साथ टी, एच टी, और इसके साथ भी बेटा एच टी, ठीक है जी। यानी कि ये बेटा जो आपने बनाए थे, ये कितने कॉइन्स के लिए बनाए थे? 2 कॉइन के लिए। ये 2 कॉइन का सैंपल स्पेस है। अगर आपको 2 से 3 का बनाना हो ना, और आपको बेटा बनाने में दिक्कत आ रही है, तो आप क्या करो, पहले 2 का बना दो। 2 का सैंपल स्पेस आपके सामने बना हुआ है, ये बना हुआ। इसके एंड में बेटा एक बार एच लगा दो, एक बार टी लगा दो, देखो कैसे बन जाएगा, बिल्कुल ईजी है। एच एच, एच एच के बेटा एंड में एक बार एच लगा दो और एक बार टी लगा दो। ऐसे ही बेटा एच टी के एंड में एक बार एच लगा दीजिए, एक बार टी लगा दीजिए। ऐसे ही बेटा टी एच के एंड में बेटा एच, और टी एच के एंड में टी। ऐसे ही बेटा टी टी के एंड में एक बार एच लग जाएगा और एक बार बेटा टी लग जाएगा। बताइए,
तो यहाँ कितने एलिमेंट हुए? 8। यहाँ बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस 8। ठीक है बेटा, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो ये सारे HHH, यहाँ पे मैंने लिख देता हूँ। चलो HHH, यहाँ बेटा HHT बनेगा, इसके एंड में लगाओगे HTH, इसके एंड में बेटा HTT, उसके बाद बेटा HTH, ये बनेगा THH, और ये बेटा THT, और फिर बेटा TTH और TTT। अब बेटा ये बन गया, ये बन गया 3 कॉइन का। अब 3 से 4 का बनाना हो तो बेटा फिर HTHT लगा दो, 16 केसेस वो बन जाएंगे। अब यहाँ पे बेटा एक रिजल्ट मैं डिराइव कर रहा हूँ। यहाँ बेटा मैंने 3 कॉइन का बना के दिखाया, उन 3 कॉइन तक हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली? देखिए, जब बेटा सिंगल कॉइन था, जब एक कॉइन था, ध्यान से सुनिएगा, जब एक कॉइन था तो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस कितने बने हैं? 2। जब 2 कॉइन थे, 2 कॉइन के केस में कितने केसेस बने? 4। इसको बेटा मैं 4 को 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दूं। 1 कॉइन के केस में 2 केसेस, इसको 2 रेज़ टू पावर 1 लिख दूं। और बेटा जब 3 कॉइन हुए, 3 कॉइन के केस में, 3 कॉइन के केस में कितने केसेस बने? 8। इसको बेटा मैं 2 रेज़ टू पावर 3 लिख दूं। 8 को 2 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं बिल्कुल। तो इससे कंक्लूजन क्या डिराइव हुआ? हाँ जी बेटा, ऐसे ही बेटा अगर मैं आपसे ये पूछूं कि अगर 4 कॉइन हो, 4 कॉइन हो तो उस केस में कितने केस बनेंगे? तो आप बता दोगे सर 2 रेज़ टू पावर 4, जितने कॉइन होते हैं उतनी पावर लगा दो, 16। अगर मैं आपसे पूछूं सर 5 कॉइन हो तो कितने बनेंगे? तो आप कहोगे 2 रेज़ टू पावर 5, 32। ठीक है, मान लीजिए मुझे सिर्फ ये चाहिए, नंबर चाहिए, कितने बनेंगे। मैं इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं हूँ कौन कौन से बनेंगे, मैं इंटरेस्टेड हूँ टोटल संख्या में, सीधा बता सकते हो। तो इससे बेटा हमारा एक कंक्लूजन डिराइव होता है। कंक्लूजन क्या डिराइव होगा? इफ ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, हाँ जी बेटा, इफ ए कॉइन इज टॉस्ड n टाइम्स, अगर किसी कॉइन को कितनी बार टॉस किया जाए? n टाइम्स, या ये कह लो एक कॉइन को n बार टॉस किया गया, देन पॉसिबल नंबर ऑफ केसेस, उस केस में बेटा जो पॉसिबल केसेस होंगे, पॉसिबल आउटकम्स, वो कितने होंगे? हाँ जी बेटा, 2 रेज़ टू पावर n। आंसर बेटा हमारा ये होगा 2 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो ये रिजल्ट बेटा आपको याद रखना है, बट ये ध्यान रखना ये सिर्फ कॉइन के लिए है। बताइए, क्लियर है बेटा यहाँ तक? अगर मैं आपको ये कहूँ कि एक कॉइन को 10 बार टॉस किया गया, तो 10 बार टॉस करने पर नंबर ऑफ पॉसिबल रिजल्ट्स कितने आएंगे? तो बेटा आप बता सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 10। 2 रेज़ टू पावर 10 यानी कि 1024 केसेस बनेंगे, 1024 तरह के रिजल्ट आ सकते हैं, आउटकम्स। चलिए, ऐसे ही बेटा बात करते हैं डाइस के बारे में। ये तो बेटा हो गया कॉइन। अब बेटा हम बात कर लेते हैं सैंपल स्पेस ऑफ ए डाई। डाई बेटा क्या होता है? डाई होता है क्यूब हैविंग 6 फेसेस। डाई इज ए क्यूब हैविंग 6 फेसेस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ बेटा जो डाइस है, इसको बेटा ध्यान रखना हम डाई बोलते हैं। अगर सिंगल हो तो डाई, एक से ज़्यादा हो तो डाइस। ठीक है, देखो ये 2 वर्ड हैं, एक डाई होता है, एक होता है डाइस। पहले इसको समझो। डाई बेटा क्या होता है? डाई होता है जब सिंगल एक ही हो, और डाइस एक से ज़्यादा हो, मोर देन वन। डाइस जो है वो प्लूरल वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है। ठीक है, डाई इज ए सिंगुलर वर्ड, और एक से ज़्यादा हो बेटा, 2 या 3 हो तो डाइस। ठीक है, वैसे डाई का मतलब मरना भी होता है, बट यहाँ पे डाई का मतलब इससे है। चलिए, तो लिस्ट ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑफ ए डाई। अगर एक डाई को हम फेंके तो क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं बेटा, बताओ। हाँ जी बेटा, सभी बच्चे चैट बॉक्स में लिखिए, अगर एक डाई को फेंकेंगे तो क्या क्या पॉसिबल रिजल्ट आ सकते हैं। लो बेटा मैं लिख देता हूँ, 1
2 3 4 5 और 6, इन 6 में से बेटा कोई एक रिजल्ट आएगा। ये भी कैसा एक्सपेरिमेंट है, रैंडम। तो अगर मैं बात करूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस, तो कितना है बेटा, 6। इसको हम n से भी डिनोट कर देते हैं, ओनली n। ठीक है, यहाँ पे बेटा 6 पॉसिबल केसेस बनेंगे। अब बेटा बात करते हैं, अगर 2 डाइस हैं, पेयर ऑफ डाइस। लो बेटा, अब बात कर रहे हैं 2 डाइस की। 2 डाइस के केस में बेटा आपके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 2 डाइस में बेटा बनेंगे 36 केसेस। कौन कौन से बनेंगे? हाँ जी बेटा, 36 केसेस कौन कौन से होंगे उसके बारे में बेटा बात करते हैं। लो बेटा, ये 36 केसेस हैं। मान लीजिए मेरे पास 2 डाइस हैं, डाइस 1 एंड डाइस 2। मैंने इनके नाम रख दिए। ये बेटा मेरा फर्स्ट डाइस है और ये सेकंड डाइस है। फर्स्ट डाइस पे क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 4 5 6। और सेकंड डाइस पे भी क्या क्या रिजल्ट आ सकते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो दोनों डाइस पे क्या रिजल्ट आ सकते हैं? तो 1 1 1 1 का मतलब पहले डाइस पे 1 आ जाए, दूसरे 1 आ जाए। पहले पे 1 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। 1 3 1 4 1 5 1 6, ऐसे 2 1, पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 1 आ जाए। पहले पे 2 आ जाए, दूसरे पे 2 आ जाए। इस तरह से बेटा टोटल मिला के 36 रिजल्ट आ सकते हैं। इनको काउंट कर लीजिएगा। ये बेटा टोटल मिला के जो नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस हैं वो 36 है। ठीक है, अब बेटा यहाँ से भी एक कंक्लूजन हम डिराइव करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। देखिए, सपोज कीजिए फर्स्ट केस में बेटा कितने डाई थे? नंबर ऑफ डाई 1। तो एलिमेंट्स कितने थे? एलिमेंट्स बेटा बने 6। इस 6 को मैं 6 रेज़ टू पावर 1 लिख सकता हूँ। हाँ जी सर, लिख सकते हैं। चलिए, सेकंड केस में कितने डाइस हैं? सेकंड केस में बेटा 2 डाइस है, 2 डाइस है। ठीक है, 2 डाइस में कितने केसेस बने? 36, यानी कि 6 रेज़ टू पावर 2। ऐसे ही बेटा जो 3 डाइस होंगे, अगर 3 डाइस में बेटा बनेंगे 216 केसेस, जिसको आप 6 रेज़ टू पावर 3 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यदि अगर मैं आपको ये कहूँ, अगर मेरे पास कितने डाइस हैं? n। नंबर ऑफ डाइस बेटा मेरे पास कितने हैं? n। तो कितने केसेस बनेंगे? तो मैं बता सकता हूँ बेटा 2 रेज़ टू पावर n। तो एक फॉर्मूला बन गया। फॉर्मूला क्या बनेगा? इफ ए डाई इज थ्रोन, थ्रोन कह लीजिए या रोल्ड। डाइस के लिए बेटा रोल्ड वर्ड यूज करते हैं। क्वाइन के लिए होता है टॉस या फ्लिप। क्वाइन के लिए हम टॉस वर्ड यूज करते हैं या फ्लिपिंग ऑफ क्वाइन। ठीक है जी। और डाइस के लिए थ्रोन या रोल्ड। अगर किसी डाइस को बेटा हम थ्रो करते हैं या रोल करते हैं कितने टाइम्स? n टाइम्स। तो उस केस में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, उसका बेटा फॉर्मूला बनेगा 6 रेज़ टू पावर n। ये बेटा रिजल्ट आपको ध्यान रखना है, ये डाइस के लिए स्पेशल। मान लीजिए आपके एग्जाम में बेटा एक सम आ गया। ठीक है, सम क्या आया? एक डाई है, उसको कितनी बार रोल किया गया? 7 टाइम्स। एक डाई को 7 टाइम रोल किया गया, तो बताओ कितने आउटकम होंगे? तो आप बेटा सीधा ये फॉर्मूला लगाएंगे 6 रेज़ टू पावर n। ठीक है, तो टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 6 रेज़ टू पावर 7 हो जाएगा। तो 6 रेज़ टू पावर 7 बेटा 6 इंटू 6 इंटू 6, इसको आप कैलकुलेट कर लो। ये बेटा आएगा 1296 डिवाइडेड बाय 216। देख लेना बेटा, जो भी आएगा वो आंसर। ठीक है जी। बाकी आपको सैंपल स्पेस बनाना आना चाहिए, सिंगल डाइस और 2 डाइस के लिए। ठीक है, 3 डाइस का सैंपल स्पेस हम प्रैक्टिकली नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ नंबर ऑफ केसेस बेटा 216 बनेंगे। 216 का सैंपल स्पेस बनाना बहुत टफ काम है, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। तो आपके बुक में जो क्वेश्चंस आएंगे डाइस में, वो नॉर्मली 2 डाइस के होंगे।
3 डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे एक दो, बट वो आपको बिना सैंपल स्पेस बनाए ही बेटा सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, उसका तरीका मैं आपको बताऊंगा। बताओ बेटा, यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी सर, बिल्कुल क्लियर है, आप आगे चल सकते हैं। लो बेटा, आप कह रहे हैं तो मैं आगे चलता हूँ। सैंपल स्पेस के बारे में बेटा हमने बात कर ली, और भी बेटा सैंपल स्पेस के और भी हम आगे बात करेंगे। और भी कई केसेस हैं जहाँ पर हम सैंपल स्पेस, जैसे सपोज कीजिए मुझे सैंपल स्पेस बनाना है बॉल्स का, एक बैग में कुछ बॉल्स हैं और बॉल्स विड्रॉ की गई, तो वहाँ पे सैंपल स्पेस कैसे बनेगा? तो अभी फ़िलहाल के लिए आपने डाई और कॉइन, इन दोनों के सैंपल स्पेस को बेटा आप प्रैक्टिस करेंगे। चलिए एक सैंपल स्पेस बेटा मैं और सिखाता हूँ पहले आपको, उसके बाद फिर बात करें। सपोज कीजिए मेरे को बेटा सैंपल स्पेस बनाना है, एक एक्सपेरिमेंट मुझे दिया हुआ है। एक्सपेरिमेंट बेटा दिया हुआ है, टॉसिंग ए कॉइन एंड रोलिंग ए डाई। हाँ जी बेटा, एक कॉइन को टॉस किया गया और एक डाई को रोल किया गया, तो उसका सैंपल स्पेस क्या बनेगा? हाँ जी बेटा, देखिएगा कॉइन में बेटा कितने केसेस होते हैं? एक सिंगल कॉइन में 2 केस होते हैं, एच और टी। और डाई में बेटा 6 रिजल्ट आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब मेरे को क्या कहा गया, एक कॉइन को टॉस करना है और एक कॉइन को टॉस करना है और साथ में एक डाई को रोल करना है, तो कितनी तरह के रिजल्ट आ सकते हैं? हाँ जी बेटा, तो इस केस में अगर सैंपल स्पेस बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? यहाँ पे बेटा बनेगा टॉसिंग ए कॉइन फर्स्ट एंड रोलिंग ए डाई लेटर। लेटर का मतलब पहले कॉइन को टॉस करना है फिर डाई को। तो लो बेटा, ये बनेगा एच, कॉइन पे बेटा एच आ जाए और डाइस पे क्या आ जाए 1, या फिर कॉइन पे तो एच आ जाए, डाइस पे 2 आ जाए, H3 H4 H5 H6। ऐसे ही बेटा T1 T2 T3 T4 T5 एंड T6। लो बेटा, ये सैंपल स्पेस बनेगा अगर आपको एक कॉइन को टॉस करना है और उसके बाद एक डाई को फेंकना। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बेटा कितने बनेंगे? यहाँ पर 12। बताइए। चलिए अब बेटा हम आगे बात करते हैं। अब हम बेटा चर्चा कर रहे हैं इवेंट क्या होता है। ध्यान से सुनिएगा, इवेंट। इवेंट को बेटा हिंदी में बोलते हैं घटना। इवेंट बेटा होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। सबसेट का मतलब बेटा, सबसेट का मतलब पार्ट, सैंपल स्पेस का एक हिस्सा, उसको हम सबसेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल इवेंट को बेटा हम ई से रिप्रेजेंट करेंगे। इवेंट को हम जैसे सैंपल स्पेस को एस से रिप्रेजेंट किया था, इवेंट के लिए हम ई। ठीक है, एक से ज्यादा हो तो बेटा E1 E2 E3। एक से ज्यादा इवेंट हो तो हम इस तरीके से, अगर सिंगल इवेंट हो तो ई रख लेना नाम, एक से ज्यादा हो तो ये। या बेटा A B C B रख सकते हो, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने E1 E2 E3 ही लिखना है, आप बेटा कोई भी अल्फाबेट रख सकते हो। इवेंट होता क्या बेटा? सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जिस चीज की बेटा आपको प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है वो इवेंट है। ठीक है, सपोज कीजिए आपका बेटा एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट मैंने ले लिया, थ्रोइंग ए डाई। ध्यान से सुना बेटा, थ्रोइंग ए डाई। डाइस को फेंकने में बेटा क्या सैंपल स्पेस क्या बनता है? अगर मैं इसका सैंपल स्पेस बनाऊं S, 1 2 3 4 5 6, ये बेटा हमारा सैंपल स्पेस है। अगर मैं आपको ये कहूँ एक इवेंट है जिसकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है, मैंने पहला इवेंट ले लिया E1। ध्यान से सुनिएगा E1।
E1 इवेंट बेटा मैंने ले लिया द इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 7। हाँ जी बेटा, एक इवेंट मैंने ले लिया E1 इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर 7। अब बेटा एक बात बताओ, क्या डाई को फेंकने पे, एक सिंगल डाई को फेंकने पे कभी 7 आ सकता है? हाँ जी बेटा बताइए, कभी 7 आ सकता है? नहीं आ सकता। तो ये कैसा इवेंट है? ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ये कैसा इवेंट है? ऐसे इवेंट को हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है। इस ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी बेटा क्या होती है? 0। एक बेटा मैंने ले लिया E2। E2 बेटा मैंने ले लिया इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7। हाँ जी बेटा, इवेंट ऑफ गेटिंग नंबर लेस देन 7, 7 से छोटा नंबर आने की। हाँ जी बेटा, 7 से छोटा नंबर ये बताओ डाई में आएगा ही आएगा? बताओ, यहाँ तो ये इवेंट सर्टेन है अनसर्टेन है? हाँ जी बेटा, ये कैसा इवेंट है? श्योर। सर्टेनिटी दोनों में थी, सर्टेनिटी पहले वाले में भी है, सर्टेनिटी सेकंड में भी है। एक तरह से ये कह सकते हो सर्टेन इवेंट के दो पार्ट हैं, इम्पॉसिबल और श्योर। जो इवेंट घटित हो ही नहीं सकता, हमें पता है, वो भी सर्टेन है, निश्चित है प्रोबेबिलिटी बट उसकी 0। और जो इवेंट सर्टेन है, निश्चित है, बट जो घटित होगा ही होगा। हाँ जी बेटा, मुझे पता है कि लेस देन 7 डाइस पे बेटा 7 से छोटा नंबर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि डाई पे होते ही 1 to 6 है। इसकी प्रोबेबिलिटी 0% थी। इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी है? 100%। 100% का मतलब 100/100। अगर मैं इसको प्रपोर्शन की टर्म में लिखूं तो 1, इसको 0। अच्छा बेटा चलिए, अब मैं बात करता हूँ, एक इवेंट मैंने और लिया E3। ये तो बेटा इम्पॉसिबल इवेंट था, ये श्योर इवेंट। मान लीजिए मैंने लिखा गेटिंग इवेंट ऑफ गेटिंग ए नंबर विच इज even। हाँ जी बेटा, even नंबर आने की। अब even नंबर बेटा देखो ध्यान से, even नंबर के फेवर में कितने केसेस हैं? even नंबर के फेवर में बेटा 3 केसेस हैं यहाँ पे, 2, 4 और 6, यानी कि 50% चांस है, क्योंकि टोटल 6 एलिमेंट थे। टोटल 6 में even नंबर आने के फेवर में कितने हैं? 3। हाँ जी बेटा, इनको बोलते हैं फेवरेबल केसेस। जो आपसे पूछा गया उसके फेवर में कितने केसेस हैं? 3। ये बेटा तीनों आ भी सकते हैं और नहीं भी, 50-50 चांस है। ठीक है जी, कितने कितने चांसेस? 50। ये कैसा इवेंट है? अनसर्टेन। इसे बेटा बोलेंगे अनसर्टेन, आ भी सकता है और नहीं भी। अनसर्टेन इवेंट, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूँ तो 50-50 चांस है। या ऐसे भी कह सकते हो कितने फेवर में थे? 3, और टोटल कितने हैं? 3/6, 1/2, या 50% कह लो, 1/2। इसको बेटा बोलते हैं अनसर्टेन इवेंट। ठीक है जी। तो अगर बेटा मैं इसको एक लाइन की हेल्प से दिखाऊं, ये बेटा मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, अब ध्यान से समझिएगा। एक लाइन ड्रॉ की, यहाँ पे बेटा मैंने लिख लिया, हाँ जी बेटा, ये मैंने लिखा इम्पॉसिबल इवेंट। यहाँ बेटा मैंने लिखा इम्पॉसिबल, और एक तरफ बेटा मैंने लिख दिया श्योर। पहली बात तो ध्यान रखना, इम्पॉसिबल भी सर्टेन होता है, सर्टेन, क्योंकि इसके इम्पॉसिबल का मतलब जिसका ना होना, जिस घटना का ना घटित होना निश्चित है, और जिस घटना का घटित होना निश्चित है, श्योर है, वो भी सर्टेन है। ठीक है जी, सर्टेन का मतलब है निश्चित होना चाहिए, चाहे वो घटे चाहे ना घटे। तो जिस घटना का घटित ना होना वो निश्चित है, तो यहाँ इसकी प्रोबेबिलिटी बेटा बताओ कितनी होगी? इसको मैं लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करूँ तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0, और श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1। ठीक है बेटा, और इसके बीच का जो बेटा एरिया है वो सारा किसको रिप्रेजेंट करता है? अनसर्टेन को। इसके बीच का जो एरिया है वो सारा किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? 0 और 1 के बीच में जब प्रोबेबिलिटी आती है, ये बेटा सारा अनसर्टेनिटी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी।
तो बीच में बेटा क्या होगा, अनसर्टेन, वो कहीं भी हो सकता है, किसी भी लेवल पे हो सकता है। तो लो बेटा मैं मार्क कर देता हूँ, लो ये मान लीजिए वो यहाँ। अब अनसर्टेन इवेंट की भी मैं 3 कैटेगरी आगे बता रहा हूँ आपको। ये बेटा अनसर्टेन का एरिया। अब अनसर्टेन इवेंट के भी 3 कैटेगरी हो सकती है। कौन कौन सी, ध्यान से सुनते जाइए। एक बेटा होता है इक्वली लाइकली, ध्यान से सुनिए। लो जी मैं डिफरेंट कलर ले लेता हूँ, ये बेटा मैंने बना लिया। एक होता है इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली। एक बेटा होता है लाइकली, लो जी मैंने एक और बना दिया यहाँ पे, लाइकली, मोस्ट लाइकली ये कह लो। एक बेटा होता है लेस लाइकली या अनलाइकली कह लो, जिसके हैपन होने की संभावना। हाँ जी बेटा, अब देखिएगा ध्यान से, इम्पॉसिबल इवेंट की प्रोबेबिलिटी तो 0 हो गई और श्योर की 1 हो गई। इक्वली लाइकली क्या होता है, इक्वली लाइकली बेटा उसको बोलते हैं जब 2 इवेंट ऐसे दे रखे हों जिसके हैपन होने के, यदि कोई इवेंट ऐसा है जिसके हैपन होने के और हैपन ना होने के चांसेस इक्वल है, अगर हैपन होने के चांसेस और ना होने के चांसेस बेटा इक्वल हो तो उसे इक्वली लाइकली बोलेंगे। जैसे यहाँ देखिए, अभी मैंने बात की थी इवन नंबर की। इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी थी, 1/2। तो ना आने की भी क्या होगी, 1/2, क्योंकि आने की अगर 1/2 है और ना आने की बेटा 1 में से माइनस कर दो। इक्वली लाइकली इक्वली लाइकली का मतलब होता है 50-50। ठीक है जी। तो यहाँ पे बेटा जो हमारा इवेंट है, देखो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जो हमारा इवन, ये इवन इवेंट था, ये तो बेटा इम्पॉसिबल इवन, जिसकी और श्योर इवेंट बेटा ये था E2। और अगर मैं ये बात करूँ, ये अनसर्टेन है, तीनों ही अनसर्टेन है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। अनसर्टेन की 3 कैटेगरी हैं। इक्वली लाइकली, इक्वली लाइकली का मतलब जिसमें हैपन होने के और हैपन ना होने के चांसेस क्या हो, इक्वल हो। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग मैं लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग इज, हाँ जी बेटा, इस इवेंट को मैंने नाम दे दिया E3। ये बेटा कैसा इवेंट है, E3। बताइए क्लियर है यहाँ तक।